हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं रोजगार और निर्माण पत्रिका का। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे 10 से 16 जुलाई 2023 का एडिशन। देखेंगे इस हफ्ते क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा है, करंट अफेयर क्या है, कौन चर्चा में रहे हैं और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी हैं, उन्हें भी कवर करेंगे। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक महत्वपूर्ण दिवस से, जो कि है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। ये दिन मनाया गया 1 जुलाई को पूरे विश्व भर में। इस साल इसके लिए थीम रखी गई थी कोऑपरेटिव्स पार्टनर्स फॉर एक्सेलरेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आपको डेट याद रखनी है, थीम याद रखनी है। थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2023 की थीम एक बार फिर से सुन लीजिए, कोऑपरेटिव्स पार्टनर्स फॉर एक्सेलरेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? इसको मनाने के पीछे एम ये है कि वैश्विक स्तर पर सहकारी समिति जो है उनको बढ़ावा दिया जाए और ऐसा वातावरण तैयार किया जाए कि उनका विस्तार और जो उनकी लाभप्रदता है उसको बढ़ाया जा सके। जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है, इसकी शुरुआत 1923 में सहकारी उद्यमों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ने की थी। इसके बाद याद रखिएगा कि 16 दिसंबर 1992 में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, इन्होंने ये डिसाइड किया कि ये जो दिन है ये जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाएगा। तो अब आपको क्या याद रखना है कि ये दिन जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है और इस साल पहला शनिवार पड़ा था 1 जुलाई को, इसलिए इस साल ये 1 जुलाई को मनाया गया है। थीम भी याद रखना है, कोऑपरेटिव्स पार्टनर्स फॉर एक्सेलरेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके बाद यहाँ पे भारत के रक्षा सचिव हैं श्री गिरिधर अरमने। ये हाल ही में म्यांमार की आधिकारिक यात्रा पे गए थे, जहाँ पे उन्होंने म्यांमार के राज्य प्रशासनिक परिषद के अध्यक्ष और वरिष्ठ जनरल मिन आंग हाइंग से मुलाकात की। और चर्चा के दौरान दोनों ही देशों ने जो दोनों देश के सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पे शांति कैसे बनाए रखनी है, अवैध सीमा पार आंदोलनों और मादक पदार्थों की तस्करी पे किस तरह से रोक लगाया जा सकता है, इन सारे मुद्दों पे चर्चा की थी। अब यहाँ पे म्यांमार चर्चा में है, तो म्यांमार से स्टैटिक आपको याद रखना है। म्यांमार की राजधानी है नेपिडाओ, राष्ट्रपति हैं यू विन मिंट और मुद्रा है क्याट। इसके बाद एक और बैठक हुई थी जो कि थी भारत के केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री अर्जुन राम मेघवाल जी के बीच और वियतनाम के न्याय मंत्री श्री ले थान लॉन्ग के बीच। तो ये द्विपक्षीय बैठक थी और कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी दिल्ली में। तो प्लेस आपको याद रखना है। तो दोनों ही देशों के मंत्रियों ने यहाँ पे जो पिछले 50 सालों से भी ज़्यादा दोनों देशों के बीच में संबंध है, कैसे उसको और भी ज़्यादा आगे ले जा सकते हैं, कैसे उसमें डेवलपमेंट लाया जा सकता है, इनकी दोनों देशों के मैत्रीपूर्ण संबंधों में इस चीज़ को याद किया और इस बारे में डिस्कशन किया। अब यहाँ पे वियतनाम की बात हुई है, तो यहाँ से भी स्टैटिक याद रखिएगा। वियतनाम की राजधानी है हनोई, राष्ट्रपति हैं वो वैन थुरोंग और मुद्रा है वियतनामी डोंग। तो कोई भी स्टेट या आप कंट्री से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ पढ़ेंगे तो आपको स्टैटिक में वहाँ के जो हेड हैं, जैसे प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, या स्टेट है तो मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा राज्यपाल, वहाँ की मुद्रा, कैपिटल, ये सारे स्टैटिक आपको याद होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पे एक डेटा है जो कि है जून 2023 में सकल जीएसटी राजस्व संग्रह का। तो जून 2023 में सकल जीएसटी राजस्व संग्रह हुआ है 1,61,497 करोड़ रुपए का, जिसमें से CGST था 31,013 करोड़ रुपए, SGST था 38,292 करोड़ रुपए। इसके अलावा IGST 80,292 करोड़ रुपए। इसके अलावा उपकर जो था ये 11,900 करोड़ रुपए एकत्रित किए गए हैं। तो ये डेटा याद रखना है। इसके अलावा सरकार ने IGST में से CGST के रूप में 36,224 करोड़ रुपए और SGST के रूप में 30,269 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। इसके बाद यहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास का शुभारंभ किया गया है। इस छात्रावास का नाम है मधुमास। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस छात्रावास का नाम, इसका आपको नाम याद रखना है। शुभारंभ किसने किया है? शुभारंभ किया है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। तो इन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली का एक अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास का शुभारंभ किया है मधुमास नाम का। तो कैसे याद रखना है आपको? छात्रावास का नाम मधुमास। किसने शुभारंभ किया है? श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। और ये हैं कौन? ये हैं हमारे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। तो इस तरह से आपको डेटा याद रखना है। इसके बाद और चर्चा में कौन रहे हैं देखते हैं। सबसे पहले है आरती होला मैनी।
आरती होला मैनी ये भारतीय मूल की हैं और हाल ही में इन्हें संयुक्त राष्ट्र ने बाहरी अंतरिक्ष मामलों के कार्यालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के बाहरी अंतरिक्ष मामलों के कार्यालय में निदेशक बन गई हैं आरती होला मैनी, इनका नाम आपको यहाँ से याद रखना है। इसके बाद अमेरिका से न्यूज़ है। तो आपने काफ़ी बार मूवीज़ में देखा होगा कि कार जो है अब उड़ने लगी हैं। तो इसी तरह की दुनिया की पहली उड़ान भरने वाली कार है LF मॉडल ए। LF मॉडल ए, इसको अभी हाल ही में अमेरिका में सर्टिफिकेट दे दिया गया है। तो इससे होगा क्या, जो भी यूज़र है इसको, ये जो कार है इसको सड़कों पे तो दौड़ा ही सकते हैं, इसके साथ ही साथ हवा में भी उड़ा सकते हैं। तो इस तरह की ये दुनिया की पहली उड़ान भरने वाली कार है मॉडल ए LF इसका नाम है। इसका नाम आपको याद रखना है। और इसको सर्टिफिकेट किस देश ने दिया है, अमेरिका ने, ये याद रखना है। इसके बाद जापान से न्यूज़ है। तो जापान की एक रोबोटिक कंपनी है जो कि है AXIII। AXIII ये रोबोटिक कंपनी है जापान की। इन्होंने नवीनतम AI टेक्निक का यूज़ करके रोबोटिक हाथ बनाए हैं, आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये जो रोबोटिक आर्म्स हैं इनका नाम दिया गया है जिजाई आर्म्स। तो यहाँ से आपको इस नाम को याद रखना है, रोबोटिक आर्म्स का नाम दिया गया है जिजाई आर्म्स। और किस देश में है ये बनाया गया है जापान की रोबोटिक कंपनी AXIII के द्वारा। इसके बाद है द स्पिटिंग वॉल। द स्पिटिंग वॉल क्या है, ये एक विज्ञापन फिल्म है। हाल ही में इसको एविज अवार्ड मिला गया है। ठीक है, तो झारखंड के युवा फिल्मकार हैं निरंजन कुजूर, इनकी ये विज्ञापन फिल्म है जिसका नाम है द स्पिटिंग वॉल। इसको विज्ञापन जगत का प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है जिसका नाम है एविज अवार्ड। यहाँ से अवार्ड का नाम, किसे दिया गया है और किसकी ये फिल्म है, ये 3 चीज़ आपको याद रखना है। और ये जो अवार्ड सेरेमनी थी इसका ये 54वां संस्करण था जो कि गोवा में आयोजित किया गया था। इसके बाद है INS किरपान भारतीय नौसेना का जहाज़ है INS किरपान। तो कुछ ही दिनों पहले आपको बताया था मैंने कि वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान गियांग, कौन है, वियतनाम के रक्षा मंत्री हैं जनरल फान वान गियांग। ये पिछले दिनों भारत यात्रा पे आए थे। उस टाइम पे भारत सरकार ने घोषणा की थी कि INS किरपान जो है ये बतौर उपहार वियतनाम को दिया जाएगा। तो अपनी अंतिम तैनाती के लिए विशाखापट्टनम से वियतनाम के लिए रवाना हो चुका है। इसका नाम आपको याद रखना है INS किरपान। और वियतनाम से रिलेटेड जो स्टैटिक है ये ऑलरेडी अभी पिछले स्लाइड्स में कवर कर दिए मैंने, वो भी आप फिर से देख लीजिएगा। इसके बाद हैं राजिंदर सिंह कौन है, तो ये एक सिख सिपाही हैं और हाल ही में इनको पुरस्कृत किया गया है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के एकमात्र जीवित सिख सिपाही हैं ये, द्वितीय विश्व युद्ध के एकमात्र जीवित सिख सिपाही हैं जिनका नाम है राजिंदर सिंह। हाल ही में इन्हें पुरस्कृत किया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, याद रखिएगा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक। इन्होंने राजिंदर सिंह दत्त को अभी हाल ही में ये पुरस्कार दिया है। पुरस्कार का नाम है, आपको याद रखना है, पॉइंट्स ऑफ लाइट। अवार्ड का नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स ऑफ लाइट। और किसे दिया गया है, राजिंदर सिंह को। और किसने दिया है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने। इसके बाद नासा का एक अंतरिक्ष यान है जिसका नाम है मावेन। नासा का अंतरिक्ष यान है मावेन जो कि 2013 में लॉन्च किया गया था। हाल ही में इसने मंगल ग्रह की यहाँ पे कलरफुल पिक्चर्स भेजी हैं। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कलरफुल इमेजेस। तो इससे जो मंगल का वायुमंडल है, वहाँ पे किस तरह से जलवायु है, पानी है, क्या स्थिति है वहाँ पे, इसको समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगी वैज्ञानिकों को। तो नासा के मावेन अंतरिक्ष यान ने ये पिक्चर भेजी हैं। मावेन का फुल फॉर्म याद रखिएगा, मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन इन। ठीक है, मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन इन, ये अंतरिक्ष यान का पूरा नाम है। और नासा का अंतरिक्ष यान था। नासा के बारे में जो स्टैटिक अभी आगे देखते हैं। फिलहाल यहाँ पे हैं जस्टिस मुक्ता गुप्ता। ये दिल्ली हाई कोर्ट की जज थी, जस्टिस मुक्ता गुप्ता। इन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति वाले दिन 65 फैसले सुनाए हैं। ठीक है, सेवानिवृत्ति वाले दिन यानी जिस दिन ये रिटायर हुई, इन्होंने 65 फैसले सुनाए हैं और इन्होंने नया रिकॉर्ड बना दिया है अपने रिटायरमेंट के दिन सबसे ज़्यादा फैसले सुना के। इनका नाम है जस्टिस मुक्ता गुप्ता और ये दिल्ली हाई कोर्ट में जज थी। इसके बाद है मैजिक मशरूम। तो
तो ये जो मैजिक मशरूम है ये काफ़ी नशीले होते हैं। इनका नाम है साइलोसाइबिन। तो ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में इसे मंजूरी दे दी गई है कि ये जो साइलोसाइबिन है ये डिप्रेशन की दवा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन कैसे बन सकता है। एक टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे नाम दे दिया साइलोसाइबिन, पूछेगा ये किसकी प्रजाति है। तो साइलोसाइबिन किसकी प्रजाति है, ये मशरूम की प्रजाति है। दूसरी चीज़ कि साइलोसाइबिन को इलाज के लिए मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दुनिया का पहला देश बन गया है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अभी मंजूरी दे दी है साइलोसाइबिन को। फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के ही रेडियो जॉकी हैं जो कि हैं मारियो बेकेस ऑस्ट्रेलिया के रेडियो जॉकी हैं। इन्होंने 55 घंटे और 26 मिनट तक लाइव रेडियो शो किया है, जिसके कारण से इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। सबसे ज़्यादा समय तक लाइव रेडियो शो करने का रिकॉर्ड है ये, 55 घंटे 26 मिनट का, ऑस्ट्रेलिया के रेडियो जॉकी मारियो बेकेस के नाम। इसके बाद नासा का ही एक और न्यूज़ है। तो नासा का जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, तो इसके माध्यम से नासा ने शनि ग्रह की नवीनतम यहाँ पे पिक्चर जारी की हैं। इसको नए तरीके से देखा गया है, इंफ्रारेड माध्यम से इस चित्र को लिया गया है, जिसके कारण ये जो शनि है ये अंधकारमय प्रतीत होता है। तो नासा का ही है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये भी याद रखना है। और अभी हमने नासा का एक यान के बारे में भी पढ़ा था, स्पेसशिप के बारे में भी पढ़ा था। तो अब बात करते हैं नासा की। इसका फुल फॉर्म सबसे पहले आपको याद रखना है। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर से सुनिए, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। इसकी स्थापना की गई थी 1958 में और प्रेजेंट पे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक हैं बिल नेल्सन। कौन है? बिल नेल्सन। तो ये डेटा यहाँ से याद रखना है। इसके अलावा दो और न्यूज़ है यहाँ पे मध्य प्रदेश से। पहली न्यूज़ है कि मध्य प्रदेश में जो मध्य क्षेत्र कंपनी है बिजली के लिए, इन्होंने नए बिजली कनेक्शन लेने के लिए एक पोर्टल की शुरुआत की है, जिसका यूज़ करके कोई भी अगर नए बिजली कनेक्शन लेना चाहता है तो पोर्टल से वो अप्लाई कर सकते हैं। पोर्टल का नाम आपको याद रखना है, पोर्टल का नाम है सरल संयोजन पोर्टल। इस पोर्टल को शुरू किया गया है मध्य क्षेत्र कंपनी के द्वारा, सरल संयोजन पोर्टल। दूसरी न्यूज़ है इंदौर से। तो इंदौर सुनते ही आपको हमेशा माइंड में ये स्ट्राइक करना चाहिए कि ये पूरे भारत का सबसे स्वच्छ जिला है। हर बार ये अवार्ड इंदौर को प्राप्त हो रहा है लगातार पिछले 5-6 सालों से। तो इसी तरह से एक और न्यूज़ आपको याद रखनी है कि इंदौर का जो नगर निगम है ये देश का पहला EPR क्रेडिट अर्जन करने वाला नगरीय निकाय बन गया है। इंदौर नगर निगम देश का पहला EPR क्रेडिट अर्जन करने वाला नगरीय निकाय बन गया है। अब याद रखिएगा कि ये EPR क्रेडिट क्या होता है। तो EPR क्रेडिट एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत कोई भी प्रोडक्ट है तो उसकी पैकिंग जब होती है तो जो प्रोडक्ट बनाते हैं या जो प्रोडक्ट बेचते हैं तो वो गारंटी लेते हैं कि जो पैकिंग की गई है उस प्रोडक्ट की वो पूरी तरह से सुरक्षित है, उससे पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह की ये जो स्कीम है इसको EPR क्रेडिट कहा जाता है और इसी EPR क्रेडिट को अर्जन करने वाला देश का पहला नगरीय निकाय बना है इंदौर का नगर निगम। इसके बाद देखते हैं कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर, जहां पे सबसे पहले है सैफ चैम्पियनशिप। आपको क्या याद रखना है, सैफ चैम्पियनशिप किस खेल से रिलेटेड एक प्रतियोगिता है? तो ये है फुटबॉल से। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सैफ प्रतियोगिता फुटबॉल की एक चैम्पियनशिप है। सैफ मतलब कि दक्षिण एशियाई फुटबॉल संघ। तो हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम ने फिर से इस साल का सैफ चैम्पियनशिप का खिताब जीत लिया है। इन्होंने टूर्नामेंट के फाइनल में कुवैत को पेनाल्टी शूट आउट में 5-4 से हराया है। याद रखिएगा, भारत ने इस साल के सैफ चैम्पियनशिप में कुवैत को पेनाल्टी शूट आउट में 5-4 से हराया है और फिर से जीत लिया है सैफ चैम्पियनशिप। तो भारत ने सबसे ज़्यादा बार सैफ चैम्पियनशिप जीती है। भारत ने टोटल 9 बार इस चैम्पियनशिप को जीता है। इस साल का मिला के भारत ने 9 बार इस चैम्पियनशिप को जीता है। 1993, 97, 99, 2005, फिर से 2005, 2009, 2011, 2015, 2021 और अब 2023 में विजेता बना है भारत। तो सबसे ज़्यादा भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट को जीता है। इसके बाद हैं भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा। इन्होंने हाल ही में आयोजित डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन किया है। ये जो डायमंड लीग थी ये लुजान में
आयोजित की गई थी। तो लुजान डायमंड लीग में इन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 87.66 मीटर दूरी पे थ्रो किया और यहाँ पे स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है लुजाने डायमंड लीग में। तो इस साल का इनका ये दूसरा स्वर्ण पदक है और कुल 8वां अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक है। इसी साल इन्होंने दोहा डायमंड लीग में भी स्वर्ण पदक जीता था, उस टाइम पे बताया था आपको, और अब इन्होंने लुजाने डायमंड लीग में भी स्वर्ण पदक जीत लिया है। इसके बाद है एशियन कबड्डी चैम्पियनशिप। तो एशियन कबड्डी चैम्पियनशिप इस साल की जीती है भारत ने। भारतीय कबड्डी टीम ने टोटल 8वीं बार एशियन कबड्डी चैम्पियनशिप जीती है। इन्होंने फाइनल में ईरान को 42-32 के स्कोर से हराया है। तो भारत ने ईरान को हरा के जीत लिया इस साल का एशियन कबड्डी चैम्पियनशिप। इसके बाद है भवानी। तो भारत की महिला तलवारबाज हैं सीए भवानी देवी। अब देखिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ेंगे, कोई भी न्यूज़ पढ़ेंगे तो आपको कैसे याद रखना है। सबसे पहले अगर कोई खिलाड़ी का नाम है तो आपको याद रखना है कि वो किस खेल से संबंधित है। कोई प्रतियोगिता है तो ये याद रखना है वो प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है। तो इस टाइप से क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जाता है। तो सीए भवानी देवी क्या है, ये तलवारबाज हैं, भारत की महिला तलवारबाज हैं ये। तो हाल ही में चीन में एक प्रतियोगिता आयोजित हुई थी जो कि है एशियन तलवारबाजी चैम्पियनशिप। यहाँ पे इन्होंने इतिहास रचा है। इन्होंने यहाँ पे कांस्य पदक जीता है। इन्होंने कांस्य पदक जीता है एशियन तलवारबाजी चैम्पियनशिप में। और एशियन तलवारबाजी चैम्पियनशिप में पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। इसलिए इनका नाम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी प्रेजेंट में, क्योंकि एशियन तलवारबाजी चैम्पियनशिप में पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय खिलाड़ी बनी हैं। इनका नाम है सीए भवानी देवी। इसके बाद यहाँ पे विंबलडन है। विंबलडन आप सभी को पता है, टेनिस के 4 मेजर ग्रैंड स्लैम हैं जो कि है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन यानी रोलैंड गैरोस जिसे कहते हैं, इसके बाद है विंबलडन और यूएस ओपन। ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं जिसमें से एक है विंबलडन। तो जो विंबलडन है इसकी हाल ही में इनामी राशि में वृद्धि की गई है। तो टेनिस का जो लोकप्रिय टूर्नामेंट है विंबलडन, इसका आयोजन करने वाली जो संस्था है ये है ऑल इंग्लैंड क्लब। ऑल इंग्लैंड क्लब ये इसका आयोजन करती है। इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि विंबलडन की जो इनामी राशि है इसको बढ़ाया गया है। इसमें लगभग 11% का इजाफा किया गया है और अब जो कुल इनामी राशि है बढ़ के हो गई है $5,65,00,000 की। $5,65,00,000, जिसमें से महिला और पुरुष एकल वर्ग के जो विजेता हैं इनको $30-30 लाख दिए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे भारत के पूर्व कप्तान हैं हॉकी के तुषार खांडेकर। अब यहाँ पे देखिए पूछ सकता है तुषार खांडेकर किस खेल से संबंधित हैं, तो हॉकी खेलते थे ये। भारत के पूर्व कप्तान हैं ये। तो हाल ही में हॉकी इंडिया ने भारत के पूर्व कप्तान तुषार खांडेकर को भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम के नए मुख्य कोच बन गए हैं तुषार खांडेकर। ये जगह लेंगे हरविंदर सिंह की। इसके बाद हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इन्हें कौन नहीं जानता है, पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इन्होंने फ़ुटबॉल में इतिहास रचा है। एक्चुअली में ये 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले विश्व के पहले फुटबॉलर बन गए हैं, यानी सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच इन्होंने खेले, एक तरह से आप कह सकते हैं। हाल ही में इन्होंने अपना 200वां मैच खेला है और 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले विश्व के पहले फुटबॉलर बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। किस देश के खिलाड़ी हैं ये खेलते हैं पुर्तगाल के लिए। इसके बाद हैं सुतीर्था और आहिका। तो सुतीर्था मुखर्जी और आहिका मुखर्जी, इनकी महिला युगल जोड़ी ने वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर का खिताब जीता है। इन्होंने फाइनल में जापान की मियू किहारा और मिवा हैरिमोतो को हराया है और जीत लिया है इस साल का वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर का खिताब। महिला युगल की बात हो रही है। दोनों खिलाड़ियों का नाम याद रखिएगा, सुतीर्था मुखर्जी और आहिका मुखर्जी। किस खेल से संबंधित हैं, ये टेबल टेनिस से संबंधित हैं। इसके बाद हैं दीक्षा डागर। तो भारत की युवा गोल्फर हैं ये, ठीक है, गोल्फ से संबंधित हैं दीक्षा डागर। इन्होंने चेक गणराज्य में आयोजित चेक लेडीज़ ओपन खिताब अपने नाम किया है, यानी चेक लेडीज़ ओपन का जो टूर्नामेंट था इसको जीत लिया है दीक्षा डागर ने। अब यहाँ से कैसे कैसे याद रखना है क्वेश्चंस। सबसे पहले दीक्षा डागर किस खेल से संबंधित है, गोल्फ से। कौन सी प्रतियोगिता जीती है इन्होंने, चेक लेडीज़ ओपन। कहाँ पे आयोजित हुई थी, ये आयोजित हुई थी चेक गणराज्य में। अब आगे देखते हैं
इम्पॉर्टेंट MCQs कुछ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे खेल से रिलेटेड MCQ हैं, इन्हें एक एक करके कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में महिला फुटबॉल में किस देश ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं? तो सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं अमेरिका ने। फिर है, इस वर्ष किस खिलाड़ी ने पुरुष स्क्वाश चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो इस वर्ष जीते हैं अली फराग। फिर है, कैरोलिना मारिन ये किस देश की दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी हैं? तो सबसे पहले याद रखिएगा कि कैरोलिना मारिन ये बैडमिंटन खेलती हैं, और अब बताना है आपको किस देश के लिए खेलती हैं। तो ये खेलती हैं स्पेन के लिए। फिर है, फार्मूला 1 रेसर लुइस हैमिल्टन ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये खिलाड़ी हैं ब्रिटेन के। फिर है, भारत ने इस वर्ष पुरुष वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने टोटल 3 पदक जीते हैं। फिर है, इस वर्ष किस देश में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी? तो इस साल ये प्रतियोगिता आयोजित होगी डेनमार्क में। फिर है, सलीम दुर्रानी ये किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं? तो ये प्रतिनिधित्व कर चुके हैं क्रिकेट में। फिर है, वर्ष 2024 में यूएफा यूरो कप किस देश में खेला जाएगा? यूएफा यूरो कप ये है फुटबॉल की प्रतियोगिता। तो किस देश में खेला जाएगा? ये खेला जाएगा जर्मनी में। फिर है, रंजन सिंह सोढ़ी किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं? तो ये प्रतिनिधित्व कर चुके हैं निशानेबाजी में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा खेल शीतकालीन यानी विंटर ओलंपिक खेलों का हिस्सा नहीं है? तो रोइंग जो है ये विंटर ओलंपिक का हिस्सा नहीं है। फिर है, अमेरिका की महिला क्रिस एवर्ट किस खेल की खिलाड़ी रह चुकी हैं? तो ये खिलाड़ी रह चुकी हैं टेनिस की। फिर है, भारत ने किस वर्ष पहली बार ओलंपिक खेलों में हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत ने पहली बार वर्ष 1928 में ओलंपिक का हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था। फिर अब वर्ष 2022 में इनमें से किस रेसर ने मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है? तो ये चैंपियनशिप जीती है फ्रांसेस्को बगनाया ने। फिर किस देश के नाम वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड है? तो ये रिकॉर्ड है इंग्लैंड के नाम। फिर आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2019 में किन देशों के बीच फाइनल मैच खेला गया था? तो फाइनल मैच खेला गया था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में, और जीती कौन थी? जीती थी इंग्लैंड। फिर इनमें से किस खिलाड़ी के नाम सबसे ज़्यादा उम्र में एटीपी मास्टर्स खिताब जीतने का रिकॉर्ड है? तो रिकॉर्ड है रोहन बोपन्ना के नाम। फिर है फुटबॉलर लियोनेल मेसी, इन्होंने हाल ही में किस क्लब के साथ करार किया है? तो इन्होंने हाल ही में इंटर मियामी के साथ करार किया है। फिर इस वर्ष एशियन स्नूकर चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इस साल जीते हैं आमिर सरखोश। फिर है लियोनेल मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कितने गोल किए थे? तो इन्होंने 7 गोल किए थे, टोटल 7 गोल। और ये याद रखिएगा 2022 में फुटबॉल हुआ कहाँ पे था विश्व कप? यह हुआ था कतर में। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि कतर पहला अरब देश बना था फीफा विश्व कप की मेज़बानी करने वाला। और 2022 में जीती कौन थी? 2022 में जीती थी अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना के कप्तान कौन थे? अर्जेंटीना कप्तान थे लियोनेल मेसी। और अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि इस साल जो फीफा विश्व कप हुआ था 2022 का जो विश्व कप हुआ है, यहाँ पे गोल्डन बॉल का अवार्ड किसे दिया गया है? गोल्डन बॉल का अवार्ड किसे दिया गया है? ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है। फिर आपको बताना है पीटी उषा किस खेल में भारत की दिग्गज खिलाड़ी रह चुकी हैं? पीटी उषा काफ़ी जानी मानी खिलाड़ी हैं भारत की। आपको बताना है किस खेल से संबंधित हैं ये। तो ये एथलेटिक्स से संबंधित है, भारत की दिग्गज एथलीट रह चुकी हैं ये। फिर वर्ष 2022 में किस देश ने FIH महिला वर्ल्ड कप जीता है? FIH महिला हॉकी वर्ल्ड कप जीता है 2022 में। तो 2022 में जीती थी नीदरलैंड की टीम। फिर बार्सिलोना के लिए खेलने वाले फेरन टोरेस, ये खिलाड़ी का नाम है फेरन टोरेस, ये किस देश के फुटबॉलर हैं? ये आपको बताना है। तो ये फुटबॉल खेलते हैं स्पेन के लिए। फिर इस वर्ष किस महिला खिलाड़ी ने मियामी ओपन टूर्नामेंट जीता है? तो इस वर्ष मियामी ओपन टूर्नामेंट जीती हैं पेत्रा क्वितोवा। फिर किस भारतीय क्रिकेटर ने जनवरी 2023 महीने में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता है? इनका नाम आपको बताना है। इनका नाम है शुभमन गिल। ठीक है,
जनवरी 2023 के लिए इन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया था, शुभमन गिल। आगे यहाँ पे भारत भूगोल के कुछ क्वेश्चन हैं, इन्हें देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है समवर्षा रेखा क्या है? तो ये एक ऐसी रेखा है जहाँ पे समान वर्षा होती है, इसी कारण से इसे समवर्षा रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता कौन सा देश है? दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता है भारत। फिर आपको बताना मेघालय राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो मेघालय राज्य की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 में। नेक्स्ट है अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से। फिर है भारत का पहला मिशन चंद्रयान कब लॉन्च किया गया था? तो भारत का पहला मिशन चंद्रयान लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 में। फिर एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग, ये किस राज्य में है? तो ट्यूलिप गार्डन है जम्मू और कश्मीर में। इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। फिर तिब्बत में किस नदी को यारलुंग संगपो के नाम से जाना जाता है? तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है, याद रखिएगा इसको, तिब्बत में यारलुंग संगपो के नाम से जाना जाता है। फिर है पॉलीमेटलिक मॉड्यूल में मुख्य रूप में कौन सी धातु पाई जाती है? तो पॉलीमेटलिक मॉड्यूल में मुख्य रूप से मैग्नीज पाया जाता है। फिर 110 किलोमीटर लंबी एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, ये किस स्थान के निकट है? आपको ये बताना है। तो सियाचिन ग्लेशियर के पास है एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, सियाचिन ग्लेशियर, और इसकी लंबाई है 110 किलोमीटर। फिर भारत की अधिकतर खनिज खदानें किस राज्य में स्थित हैं? तो भारत की अधिकतर खनिज खदानें हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में लगभग 3108 खनिज खदानें हैं। फिर भारत में सर्वाधिक वर्षा किस कारण से होती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। फिर आपको बताना है कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? तो बिहार राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है ये सर्वाधिक है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के आधार पर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला है अहमदनगर। ये क्षेत्रफल के आधार पे बात हो रही है, अहमदनगर इसका राइट आंसर है। फिर आपको बताना है सद्दाम बीच, ये किस राज्य में है? तो सद्दाम बीच है केरल में। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य की समुद्री सीमा सबसे ज़्यादा है? तो गुजरात, याद रखिएगा, गुजरात की समुद्री सीमा सबसे ज़्यादा है, लगभग 1214.7 किलोमीटर जो गुजरात की सीमा है ये समुद्र से लगती है। नेक्स्ट है तेमी चाय बागान, ये किस राज्य में स्थित है? तेमी चाय बागान है सिक्किम में। फिर किन राज्यों में भारत की मवेशी जनसंख्या का 1/3 हिस्सा रहता है? तो मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, इन तीनों राज्यों में मिला के भारत की जो मवेशी जनसंख्या है उनका 1/3 हिस्सा रहता है। फिर है पगलादिया बहुउद्देशीय बांध, ये किस राज्य में है? तो ये है असम में। पगलादिया बहुउद्देशीय बांध किस नदी पे है? तो बांध से ही समझ जाइएगा, नदी का नाम है पगलादिया नदी। फिर है भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, ये कहाँ पे है? तो भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय है चेन्नई में। फिर आपको बताना है कि कौन सा पुरस्कार है जो भारतीय भूभौतिकी यूनियन द्वारा दिया जाता है? तो ये पुरस्कार है MS कृष्णन पुरस्कार। MS कृष्णन पुरस्कार ये दिया जाता है भारतीय भूभौतिकी यूनियन के द्वारा। फिर सामान्य विज्ञान के कुछ क्वेश्चन हैं, इन्हें भी देखते हैं। पहला क्वेश्चन है रूमेन किसका हिस्सा है? तो रूमेन हिस्सा है पेट का। फिर आपको बताना है कि एक्सरे जो होती हैं इनकी खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज की थी WC रोएंटजेन ने। फिर यहाँ पे गति का समीकरण दिया है V=U+AT, आप सभी ने पढ़ा होगा। तो आपको बताना है कि ये जो समीकरण है V=U+AT ये किस स्थिति में लागू किया जा सकता है? तो ये तभी लागू किया जा सकता है जब त्वरण स्थिर हो। नेक्स्ट है ऑक्सीजन को सबसे पहले किसने पहचाना था और उसे नाम दिया था? तो ये थे एंटोनी लेवोजियर। ठीक है, एंटोनी लेवोजियर, इन्होंने ऑक्सीजन को सबसे पहले पहचाना था और उसे नाम दिया था। फिर आपको बताना है कि थर्म ये किसका यूनिट है? तो थर्म यूनिट है ऊष्मा का। फिर है तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो किसी तरल पदार्थ का घनत्व कम करेंगे तो वो पदार्थ कम हो जाएगा। फिर है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा जा चुका है। तो प्रकाश वर्ष आप सभी को पता होगा कि दूरी का एक मात्रक है प्रकाश वर्ष, यानी कि लाइट ईयर। फिर आपको बताना है पिक्नोमीटर, ये उपकरण जो है इसका
प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो पिक्नोमीटर का यूज़ किया जाता है घनत्व को नापने के लिए। फिर है ऑटोमोबाइलों में हाइड्रोलिक ब्रेक जो होते हैं, इनके कार्यकरण पर कौन सा नियम लागू होता है? तो इनके कार्यकरण पे लागू होता है पास्कल का नियम। फिर आपको बताना है कि हीरे की चमक का कारण क्या है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो हीरे की चमक का कारण होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। फिर आपको बताना है श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है प्रिज्म का। फिर है प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो सबसे पहले प्रकाश का वेग नापा था रोमर ने। फिर आपको बताना फाउंटेन पेन जो होते हैं ये किस नियम पर काम करते हैं? तो ये काम करते हैं कोई केशिका क्रिया पे। ठीक है, फाउंटेन पेन केशिका क्रिया के नियम पे काम करते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत जो है ये हमारी रक्षा किससे करती है? तो ओजोन परत हमारी रक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज से। फिर आपको बताना है मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? मायोपिया का दूसरा नाम है समीप दृष्टि। फिर है किसी बांध की दीवार की जो नींव है, यानी जो उसका आधार है, वो अधिक चौड़ी क्यों बनाई जाती है? क्योंकि जो अधिक चौड़ी आधार है, नींव है, ये ज़्यादा दाब को सहन कर सकती है। तो ज़्यादा दाब को ये सहन कर सके इसीलिए इसे अधिक चौड़ी बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है एनोमोमीटर, इसका यूज़ क्यों किया जाता है? तो एनोमोमीटर का यूज़ किया जाता है पवन के वेग को नापने के लिए। फिर है रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो रॉकेट की गति पे संवेग का संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। इसके बाद सबसे पहले ग्रह गति नियम का निरूपण किसने किया था? तो ये किया था जोन्स कैल्पर ने। फिर है तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होती है तड़ित। इसके बाद स्मृति शेष देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अमेरिका के अरबपति हैं जेम्स क्राउन। ठीक है, इनका नाम था जेम्स क्राउन। हाल ही में 70 वर्ष की आयु में सड़क हादसे में इनका निधन हो गया है, जेम्स क्राउन। इनकी जो कंपनी था, इनका कंपनी का नाम था हेनरी क्राउन एंड कंपनी। यहाँ के ये CEO थे और हाल ही में इनका निधन हो गया है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट नाम है यहाँ पे, जो कि हैं नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन बी गुडएनफ। ठीक है, जॉन बी गुडएनफ। तो हाल ही में इनका भी निधन हो गया है। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नाम है, क्यों? क्योंकि एक तो ये नोबेल पुरस्कार विजेता थे, इसके अलावा इन्होंने लिथियम आयन बैटरी का निर्माण किया था। लिथियम आयन जो बैटरी है इसका निर्माण किया था इन्होंने, वैज्ञानिक प्रोफेसर जॉन बी गुडएनफ ने। हाल ही में 100 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। लिथियम आयन बैटरी का इन्होंने निर्माण किया था, ये याद रखना है। और इसके अलावा इन्हें नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, ये याद रखना है। तो इन्हें 2019 में रसायन विज्ञान में ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 2019 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2019 का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था। इनका नाम था जॉन बी गुडएनफ। तो आज के अंक में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही अगला अंक प्रकाशित हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए। इसके अलावा चैनल पे प्रतियोगिता दर्पण का भी एनालिसिस और MCQ प्रेजेंट है। जुलाई माह के 3 पार्ट आ चुके हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। और जल्द ही अगस्त माह के भी वीडियोज़ आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जैसे ही अगस्त की PD आए, उसका वीडियो आए, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। इसके अलावा आप ऑनलाइन स्टडी अकेडमी को टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, PD की PDF मिल जाएगी, दूसरे जो इंपॉर्टेंट मैगजीन न्यूज़पेपर है उनकी PDF, इसके साथ ही साथ डेली वोकैब, GK, करंट अफेयर, जॉब की नोटिफिकेशन, जॉब अलर्ट्स, सब कुछ एक ही प्लेस पे अवेलेबल है आपकी तैयारियों से रिलेटेड। तो वहाँ पे ज़रूर ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले अंक के प्रकाशन के बाद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।